हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट वाला वंस अगेन। आज हम लोग लेके आए हैं एक छोटा सा सेशन, क्योंकि गेट आपका बिल्कुल 2026 पास में आने वाला है। कि अगर गेट में सीआरई से या प्रोसेस कैलकुलेशन से या जिस भी सब्जेक्ट में हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, उसमें जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों को कैसे टेकल करने हैं जिससे कि हम लोगों की एक्यूरेसी वहाँ पे इम्प्रूव हो। तो हम लोगों को बात करेंगे यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, और इसमें किस तरीके से जो मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सके। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमें पहला काम क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि डायरेक्टली एकदम आपने जस्ट क्वेश्चन देखा और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, इट इज द फर्स्ट स्टेप। इससे भी पहले फिर उसके बाद आपको उसमें देखनी है कि हमारे पास क्या रिएक्शन दे रखी है, वो रिएक्शन का टाइप क्या है। वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि एलआर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, उसकी स्टोशियोमेट्री सही है नहीं है। फिर वहां पे कन्वर्जन क्या है, यील्ड क्या है, सिलेक्टिविटी है, किस टाइप का रिएक्टर है, कि वहां पे किस परफॉर्मेंस इक्वेशन हमें किस रिएक्टर की लगानी है। क्लियर है? ये सारी चीजें हमें देखनी है। हम लोगों को यूनिट्स का ध्यान रखना है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन लोग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एक उसकी स्टोशियोमेट्री में सही इक्वेशन लिखनी होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है a+2b गिव्स c+d। ए के 1 मोल से हमारे पास सी का 1 मोल बनेगा, डी का 1 मोल बनेगा। क्लियर है? बी के 2 मोल से इसका 1 बनेगा, 1 से इसका आधा बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या है कि एकदम स्टोशियोमेट्री रिएक्टेंट्स की एज वेल एज प्रोडक्ट्स की स्टोशियोमेट्री एकदम पता होनी चाहिए। उसके लिए इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोगों ने स्टोशियोमेट्री बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। क्लियर है? जैसे 1 किलोमोल या 100 किलोमोल ऑफ फीड, कई बार वो दिया भी रहता है कि इतना रहता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक चूज बेसिस, जिसे हम लोग प्रोसेस कैलकुलेशन की भाषा में क्या बोलते हैं कि चूज बेसिस। तो हम लोग एक बेसिस मानते हैं, तो 1 मानते हैं या 100 मानते हैं, या वहां पे दिया रहता है। उसके बाद हम लोग मानते हैं कि अपने पास एक एलआर मानते हैं। एलआर हमारे पास क्या होता है, एलआर होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है a+b गिव्स c+d, तो हमारे पास मान लीजिए वो मानते हैं कि जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, जिसमें हमारी सारी कैलकुलेशन आती है, तो हम लोग उसे फिर यहाँ पे एक एलआर मान लेते हैं। फिर एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग मान लेते हैं। तो स्मॉलर वैल्यू इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो सबसे पहले खत्म हो रहा है उसे जनरली हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट मान लेते हैं, और बाकी को भी उसी के टर्म्स में अपन लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि उसने पूछा क्या है, कि उसने कन्वर्जन पूछा है, यील्ड पूछा है, सिलेक्टिविटी पूछा है। तो हमारे पास कन्वर्जन क्या होता है, जनरली मोल्स ऑफ रिएक्टेड टू द मोल्स ऑफ फीड। हमारे पास यील्ड क्या होती है, एक्चुअल प्रोडक्ट टू द थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। और अपने पास सिलेक्टिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट टू द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। मोस्टली हमारे पास ये यहां तक आ जाता है कि एक बार हम लोगों ने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब इसमें देखो, फिर अब देखो दो चीजें हैं, क्योंकि ये जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो आपका सॉल्यूशन थर्मोडाइनेमिक्स में भी यूज होता है, और सीआरई में भी यूज होता है, और उधर आपका प्रोसेस कैलकुलेशन में भी यूज होता है। तो अब यहां से हम दो पार्ट में देखते हैं रिएक्शंस को, कि अगर हम लोग सीआरई में रिएक्शन यूज करते हैं तो हमें क्या होता है कि काइनेटिक्स पता होनी चाहिए। क्लियर है? काइनेटिक्स हमें तब पता होगी कि हमारे पास किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, एनथ ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो माइनस ऑफ आर ए इज इक्वल टू के इंटू सी ए टू दी पावर एन। तो एक बार, क्योंकि हमारा पहला स्टेप होता है कि काइनेटिक्स को पता करना किसी भी रिएक्शन का, क्योंकि अगर हमें काइनेटिक्स नहीं पता होगी तो हम लोग परफॉर्मेंस इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें काइनेटिक्स के लिए माइनस ऑफ आर ए सभी रिएक्शंस का कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन जब एक तो वो वाला सेक्शन हो गया जो हमें सीआरई में यूज करना है, सॉल्यूशन थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग क्या वो करते हैं, सॉल्यूशन थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू गिवन मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो हम लोग गिवन मोल्स को जो हमारे पास टोटल मोल्स है और गिवन मोल्स है, वहां पे हम लोग एक्सटेंट रिएक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दो चीजों में स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है अपने पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक होता है स्टोइकोमेट्रिक नंबर। इन बेसिक उसमें डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ये तो खैर जस्ट एक ट्रिक दी है कि ए लिमिटिंग है। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आप रिएक्शन देख रहे हो, उस रिएक्शन में जो सबसे पहले फिनिश हो जा रहा है वो हमारे पास क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट आता है।
फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्सेस, कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्रोसेस कैलकुलेशन में इस टाइप के क्वेश्चन की एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ एक्सेस इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस स्टोइचियोमेट्रिक डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक इनटू 100। जैसे एक्सेस ऑक्सीजन आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस में निकाली होगी जो कि पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे गए हैं। फिर हमारे पास ट्रिक फॉर स्किप यूनिट्स इनिशियली, लेकिन बाद में तो देखो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता ही है। जैसे आपको ऑर्डर का कि किस ऑर्डर की हमारे पास रिएक्शन है तो वो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो दे देता है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन हमारे पास एग्जाम में दी हुई है और उसने ये नहीं बताया कि ये एलिमेंट्री या नॉन एलिमेंट्री, हम लोग देख के नहीं बता सकते जब तक कि मोस्टली क्वेश्चंस में वो आपको देता है कि ये रिएक्शन आपके पास एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री है तो हम लोग डायरेक्ट देख के बता देते हैं। मान लीजिए 2A की प्रोडक्ट है और उसने बोला है कि दिस एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू के इंटू सी स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, कई बार हम लोगों को एप्सिलॉन ए कैलकुलेट करना होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखना कि एप्सिलॉन ए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली वो गैस फेज की रिएक्शंस में होता है। मान लीजिए हमारे पास ए गिव्स बी प्लस सी है, तो हमारे पास मान लीजिए 2 - 1/1 तो ये इस टाइप से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अब हम लोग जब, तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो इसके पहलू है, एक सीआरई वाला और एक हमारे पास सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स वाला। तो वहां पे सॉल्यूशन थर्मो में भी हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, गैस फेज वाली और एक लिक्विड फेज वाली। और यहाँ पे हमारे पास सीआरई में क्या होती है कि हम लोगों को परफॉर्मेंस इक्वेशन लेके आना था। तो हमारे पास परफॉर्मेंस इक्वेशन सीएसटीआर के लिए V/FA0 इज इक्वल टू टाउ बाई CA0 इज इक्वल टू XA फाइनल माइनस XA इनिशियल डिवाइड बाई माइनस ऑफ RA एट एग्जिट। और हमारे पास PFR के लिए V/FA0 इज इक्वल टू टाउ बाई CA0 इज इक्वल टू 0 टू XA और XA1 टू XA2 DXA डिवाइड बाई माइनस ऑफ RA। अब देखो दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास क्या है, दोनों परफॉर्मेंस इक्वेशन है। अगर हमें यहाँ पे माइनस ऑफ RA नहीं पता होगा तो हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें काइनेटिक्स सबकी पता होनी चाहिए। और जब वहां पे हम लोग सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में लेके आएंगे वहां पे हम लोग मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म में, क्योंकि वहां से हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही आएगी। तो अगर हमें रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म में नहीं लिखना आता होगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करते हैं। देखो सबसे पहली मिस्टेक तो जो स्टूडेंट करते हैं वो सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहली और जरूरी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि गेट का एग्जाम है, जो वहाँ क्वेश्चन आते हैं वो इतने इजी नहीं आते हैं, क्लियर है, मॉडरेट आते हैं। तो आपको पहले इंस्टेंट में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पहले समझना है कि ये पूछना क्या चाहता है। ये नहीं कि हमने क्या समझा या हम क्या बताना चाहते हैं, उसकी सुनिए। फिर उसके बाद जब भी यहाँ से कोई वो आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार बैलेंसिंग में गड़बड़ कर देते हैं कि मान लीजिए इसका 1 मोल के लिए 2 मोल है, पता लगे उल्टा कराए। फिर हम लोग बेसिस को सिलेक्ट करने में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्जन या यील्ड के कंसेप्ट गलत कर देते हैं, क्लियर है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अनरिएक्टेड रिएक्टेंट को हम लोग भूल जाते हैं, क्लियर है। कभी कभी हम लोग मान लेते हैं कि 100% कंजम्पशन हो गया होगा या कंप्लीशन हो गया होगा। तो रिएक्शंस में आपको देखो 2-3 चीजें याद रखनी है कि अगर आपके पास CA इज इक्वल टू 0 है तो वो n ग्रेटर देन 1 रिएक्ट, मतलब जिनके ऑर्डर एक से ज्यादा वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीशन नहीं हो सकती। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, n लेस देन आपके पास 1 होना चाहिए। और उसके लिए हमें कंडीशन पता है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू CA0 टू द पावर 1 माइनस n डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू के। तो उस टाइम में कई बार आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कि अगर आप कन्वेंशनल तरीके से XA कैलकुलेट करोगे तो मान लीजिए 120% आ गया, 130% आ गया, तो हमें लगता है कि यार ये 120% कैसे आंसर आ गया, इसका मतलब CA नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन CA नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि XA एक बार कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो अब तो उसमें कुछ बचा नहीं ना। अब आप उसमें कितना भी टाइम ऑलरेडी दे आज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन गेट इन PYQs। तो अगर कोई रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो 40 मिनट में कंप्लीट हो गई और गेट में आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द कन्वर्जन आफ्टर 60 मिनट या 1 आवर, तो जब 40 मिनट में कंप्लीट हो गई तो आगे कोई वो बचा ही नहीं, फिर तो 100% ही कन्वर्जन रहेगा। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 120% या, तो इस टाइप की छोटी चीजें याद रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को ही क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या हम लोग रेशियो गलत ले लेते हैं। तो आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है इससे आपको सीखना है, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। और सावधानी हटी, एग्जाम में दुर्घटना घटी।
फिर हमारे पास अब भैया क्या करना है, अब देखो ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस से आती है। अब कोई बोले कि फॉर्मूले तो 4 ही है सर, फॉर्मूले रट लेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो आपकी चीजें ना अच्छे से क्लियर नहीं होगी। एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सारा गेम है कॉन्फिडेंस का, और मोटिवेशन से आता नहीं, वो डिसिप्लिन और कंसेप्ट से आता है। तो इसमें हमें मान लीजिए आपने कुछ न्यूमेरिकल्स करिए पर डे, मान लीजिए अगर जब तक आपको जरूरत ना पड़े, कोशिश करिए कि अगर इजी कैलकुलेशन है तो बिना कैलकुलेटर के करिए। फिर आप जहां पे गलती कर रहे हो उस गलती को एनालिसिस करिए, क्योंकि देखो जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस का पहला रूल यही होता है कि आपको गलतियों को अपनी आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे सुधारना है। क्लियर है? आपको ये फिर चेकलिस्ट आप ये करिए कि मैंने ये सब चीजें सही की है, कन्वर्जन, यील्ड, सिलेक्टिविटी, लिमिटिंग रिएजेंट, मल्टीपल रिएक्शन, रिसाइकिल एंड पर्ज। क्योंकि हम लोगों को पता है कि देखो रिएक्शंस हमारे पास अलग अलग वे में रिएक्शन हो सकती है। रिवर्सिबल हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है, कैटेलिटिक हो सकती है, नॉन कैटेलिटिक हो सकती है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकती है, एलिमेंट्री हो सकती है, नॉन एलिमेंट्री हो सकती है, सीरीज में हो सकती है, पैरेलल में हो सकती है, ऑटो कैटेलिटिक हो सकती है। तो हमें हर टाइप की रिएक्शन के लिए उसकी काइनेटिक्स लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि इट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर हमारे पास रिसाइकिल है, पर्ज है। फिर एग्जाम हॉल में आपको देखो सबसे पहले आपको क्या है कि रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप उन्हें करिए। देखो हम जो बताते हैं वो एक जनरल अप्रोच होती है। आप जो टेस्ट सीरीज में सीखते हो, आपको लगता है कि आप पहले आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में करने चाहिए, आपको लगता है कि पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में करने चाहिए। जिस मेथड से आपका स्कोर मैक्सिमाइज आ रहा हो, आपको हमेशा वो वाले मेथड पे फोकस करना चाहिए और उसी मेथड को आपको अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आप लोग अपने स्कोर को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। तो हमें लेस टाइम एंड गिव श्योर मार्क्स, अवॉइड कैलकुलेशन एरर्स। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन और यूनिट में ही सबसे ज्यादा गलती होती है स्टूडेंट्स की। तो वही हमारे पास वन लाइन अगर मैं बोलूँ मंत्र क्या है, तो आपके पास बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, स्मार्ट बेसिस, लिमिटिंग रिएजेंट, फुल मार्क्स। यानी आपको, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन सही होगा वो किसी एक रीजन से नहीं होता है, बहुत सारे कंसेप्ट किसी में वो होते हैं। आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को ध्यान रखने के ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी एक स्टेप में गड़बड़ हुआ, आपने समझने में गलत कर दिया, पूरा सही वो कई बार उसने एक परसेंटेज में पूछा, आपने फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर दिया, तो ये इन सारी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और अगेन आपको पता है कि प्रैक्टिस मस्ट है। लास्ट टाइम आ गया है, आर क्यूब का मेरा फॉर्मूला है, रीड रिवाइज रेगुलरली एज मच एज यू कैन। So thanks for giving your valuable time and your so much support. If you have any doubt related to anything, you can ask. So thank you very much. मिलते हैं फिर किसी सेशन के साथ एंड ऑल दी बेस्ट। और गेट एकदम बिल्कुल पास आ चुका है, अभी पूरा अपना 100% दे डालिए, जब भी आपको 100% रिटर्न मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।